हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे है। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और ड्राई टॉपिक है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि सारे डीप कॉन्सेप्ट इसमें बताए जाते हैं। प्रैक्टिकल में से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल जितना शॉर्ट एंड ईजी हो सकता था उतना कर दिया है। आप केवल इसको तैयार करके ले जाइए। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा टेक्स्ट बुक में से या और अपने कॉलेज के नोट्स में से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने से भी अगर जो बेसिक एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स बन सकते हैं वो मैंने टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए हैं। इसमें शायद आपको वीडियो कई बार देखनी पड़े, लेकिन आ जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ऑक्सीडेशन का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल, रिडक्शन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो साथ साथ रिडक्शन भी होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स पेयर। ठीक है, इसका निमोनिक ये है कि आप लियो गोज GR याद कर लीजिए। लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। ठीक है, इसकी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ईटीसी जो होती है वही सारा एनर्जी प्रोडक्शन का बेस होता है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन निकला, एटीपी बनी, एटीपी फिर दूसरे उसमें कन्वर्ट हुई। जो जितनी भी साइकिल्स होती हैं हमारी, कर्व साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, उन सब में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर ही वो चलती हैं। तो उसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ईटीसी। और ऑक्सीजन यूज करके सेल्स एटीपी बनाते हैं। ये प्रोसेस कंट्रोल्ड रिएक्शन H2O2 से वाटर बनाकर एनर्जी देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ये तो देखिए पढ़ के जाइएगा, बेसिक आपको आना चाहिए। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रो, डी मतलब नहीं और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, H+ आयन निकालना, जैसे कि NaDH को हम कन्वर्ट करते हैं NAD+ में। ठीक है, सेकेंड हो गया डायरेक्ट रिएक्शन विद O2, जैसा कि हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होता है। और थर्ड हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम टू सबस्ट्रेट, इसको हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसकी जो लोकेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हमने बेसिकली पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। वो इसीलिए होता है कि वहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, ईटीसी कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो काम करते हैं, और ये 4 कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इनको। NADH डिहाइड्रोजनेज, ये NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी। NADH से NAD+ बनाना वो इसकी वजह से होता है। सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारा हो गया साइटोक्रोम BC1, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराता है। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स हो गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू O2। तो हमें एक तरफ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है H2O, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ प्रोटॉन पंप भी होता है, इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से जो एनर्जी बनती है वो यूज होती है टू कन्वर्ट इनटू ADP टू ATP। ATP इज द फाइनल मॉलिक्यूल विच वी वांट। ATP से ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं, और इसमें जो एंजाइम लगता है वो होता है ATP सिंथेसिस, जो कॉम्प्लेक्स 5 को बिलोंग करता है। अच्छा, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में प्रोटीन, हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले तो एक प्रोटीन ग्रेडियंट बना, उससे फिर प्रोटॉन वापस आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो प्रोटॉन वापस आ जाएगा विया ATP सिंथेसिस, और वो बना देगा ATP, यानी एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, आपने सुना होगा कई जगह NADH FADH कई साइकिल्स में यूज होता है, वो भी एनर्जी में होता है। तो वो कितनी ATP के बराबर होगा ये हमने आगे मेंशन किया हुआ है। एक NADH मॉलिक्यूल में 3 ATP की एनर्जी होती है, और एक FADH2 में 2 ATP की एनर्जी होती है। ये MCQ क्वेश्चन है, और ये अगर आप वाइवा के लिए में बता पाएंगे तो एग्जामिनर आपसे बहुत इंप्रेस होगा। अच्छा, इनहिबिशन से क्या होता है। इनहिबिशन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चल रही है, जो हमारी बॉडी की साइकिल्स को रेगुलेट कर रही है, सडनली हम कोई इनहिबिटर लगा दें, हमने लास्ट अपने चैप्टर में पढ़ा था, तो वो साइकिल रुक जाएगी। उस साइकिल को रुकने से क्या होगा, सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं कि ईटीसी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि वो जिस स्पीड से चल रही है वो चलती रहे, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जिसकी वजह से NADH NAD+ बन रहा है, ADP ATP भी बन रहा है, ये साइकिल अगर कंटिन्यू होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनना बंद हो जाएगी और हमारे सेल्स डेड हो जाएंगे, और सेल्स डेड हो जाएंगे तो पेशेंट ही डेड हो जाएगा।
तो कई सारे इनहिबिटर्स होते हैं उसके, और इन इनहिबिटर्स को हम इसका टेस्ट करते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। तो एक पहला इनहिबिटर है रोटेनॉन 1 जो कॉम्प्लेक्स 1 को बिलोंग करता है। थर्ड है एंटीमाइसिन ए जो कॉम्प्लेक्स 3 को बिलोंग करता है। उसके बाद आता है साइनाइड जो कॉम्प्लेक्स 4 को बिलोंग करता है। साइनाइड तो हर कोई जानता है कॉमनली कि इट इज़ द वेरी हाई ग्रेड पॉइजन। और उसके बाद ओलिगोमाइसिन जो एटीपी सिंथेस को बिलोंग करता है। ये सब एनर्जी प्रोडक्शन को रोक देते हैं। आइए अपना चैप्टर समराइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है हमारी बॉडी में चलता ही रहता है नॉन स्टॉप 24 घंटे 365 दिन। इसी की वजह से हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो चलते रहते हैं, और ये एक हिडन उस पर चलते रहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से हमारा फाइनल एटीपी बनता है, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने के लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा जिससे एटीपी प्रोडक्शन होगा। और अगर उस साइकिल में ब्लॉकेज होगी तो उस सेल की डेथ भी हो सकती है और जिससे आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही हम बहुत जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट, मैं इस बात को चैलेंज के तौर पे कहता हूँ, मेरे नोट्स के साथ अपनी टेक्स्ट बुक को भी कवर कर लेगा वो तो टॉप कर जाएगा अपने कॉलेज में। उसको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको इम्पॉर्टेंट प्लस नॉन इम्पॉर्टेंट वो दोनों स्टडी कर जाएगा। और अगर आप केवल मेरे नोट्स को ढंग से समझ के याद करके जाते हैं, केवल रट्टा नहीं लगाते कि आपने नोट्स बनाए पहले और उसको अपनी कॉपी में लिखा, फिर आप अपनी कॉपी से रिवाइज कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले एक बार आप फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में इजीली पास हो जाएंगे, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स मेन ले रहा हूँ जो अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं जितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, वो सब मैं मिनिमम से मिनिमम टाइम में कवर कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग, बाय।